आज की वीडियो जीन मैपिंग इन बैक्टीरिया के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि जीन मैपिंग है क्या, बैक्टीरिया में ये कैसे होती है, कैसे डिस्कवर हुई, इसके बेसिक मेथड्स कौन कौन से हैं और उनमें से एक मेथड को जो है हम वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीन मैपिंग कहते हैं कि डीएनए के ऊपर जीन बेसिकली होता है कि जीन हम कहते हैं कोई भी डीएनए सीक्वेंस विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर ट्रेट, किसी एक ख़ास ट्रेट को जो कंट्रोल करे डीएनए की सीक्वेंस, वो एक जीन है। ये डिफरेंट कलर से मैंने ऊपर शो किए हैं। अब इसको हम थ्योरीन बैक्टीरिया के अंदर अमाइनो एसिड जो बनाता है वो जीन है, ये ल्यूसीन है, ये एज़िडाइड रेजिस्टेंट जीन है। तो इस तरह से ये डिफरेंट जीन्स हैं। इनकी एक दूसरे के दरमियान इनका डिस्टेंस कितना है, एक दूसरे के लिहाज से इनकी तरतीब कैसे है, जीन ऑर्डर कैसे है। मेन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जीन के दरमियान डिस्टेंस सेम हो लेकिन उसके ऑर्डर जो है ना वो अपोजिट हो सकता है। मसलन मैं अगर ये रेड और ग्रीन वाले एज़िडाइड और ल्यूसीन रेजिस्टेंट जीन की बात करूं, ल्यूसीन जो है वो प्रिपेयर करता है अमाइनो एसिड, अगर इनके दरमियान अगर देखा जाए डिस्टेंस फ़र्ज़ करो वो 1 सेंटीमॉर्गन या कुछ भी है। दूसरे केस में ये है कि जो एज़िडाइड वाला है ग्रीन यहाँ पे हो इसकी जगह पे और रेड आ जाए यहाँ पे, तो इनके दरमियान डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन ये अब ऑर्डर जो है इन दोनों का चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी डीएनए के ऊपर जीन्स का लोकस मालूम करना क्या कहलाता है, जीन मैपिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर ये पोजीशन, उसका लोकस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। जीन मैपिंग इन बैक्टीरिया जो है वो बहुत बाद में शुरू हुई। सबसे पहले यूकैरियोट्स के अंदर जीन मैपिंग की थॉमस हंट मॉर्गन ने और उसके कुछ कोलीग्स थे टीएच मॉर्गन। इन्होंने सबसे पहले यूकैरियोट्स के अंदर तो जीन मैपिंग स्टार्ट कर ली। उसके जो है ना प्रॉपर मेथड्स भी आ गए और इफेक्टिवली जो है फाइंड भी कर लिया डिस्टेंस जीन्स के बारे में, मैपिंग हुई। लेकिन प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। इसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी बेसिक वजह ये थी कि कुछ बायोलॉजिस्ट ऐसे थे 1940s तक, उनको ये लगता था कि बैक्टीरिया के अंदर जीन्स हैं ही नहीं, उसके अंदर डीएनए है ही नहीं। तो इस वजह से भी एक वजह ये थी जीन मैपिंग प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना वो बाद में हुई। फिर 1947 के अंदर जो साइंटिस्ट था जोशा लैडरबर्ग, सबसे पहले इसने कॉन्जुगेशन डिस्कवर की बैक्टीरिया के अंदर। ये और टैटम इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस वो डिस्कवर किया। अब ये जो प्रोसेस कॉन्जुगेशन जब डिस्कवर हुई उसके बाद इस कॉन्जुगेशन ने बहुत अहम रोल प्ले किया जीन मैपिंग के अंदर। तो जीन मैपिंग के बेसिक 1946 के अंदर जैसे कॉन्जुगेशन डिस्कवर हुई उसके बाद 1950s तक ये जो दिहाई थी इसके अंदर 3 मेथड जो है मेजर वो जो है डिस्कवर किए गए कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं बैक्टीरिया के अंदर जिनके ज़रिए से जीन मैपिंग की जा सकती है। हमने डिस्कस करना है कॉन्जुगेशन को डिटेल से। अब बेसिक फीचर अगर हम देखें कि जीन मैपिंग जो डिस्टेंस हैं हम वो मेजर कर कैसे सकते हैं, बेसिक तरीक़ाकार क्या है। यूकैरियोट्स के अंदर हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन जो है ना सारे का सारा तरीका बेस करता है रिकम्बिनेशन पे। 2 डिफरेंट क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद जो नए क्रोमोसोम नया पार्ट बनेगा उसको हम रिकम्बिनेंट्स बोलते हैं। तो जितनी रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी ये समझा जाएगा उन जीन के दरमियान डिस्टेंस उतना ज़्यादा है। तो जीन डिस्टेंस जो है वो इज़ इक्वल टू रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और इसका फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ़ रिकम्बिनेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने थे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने। तो ये है बैक्टीरिया के अंदर भी यही तरीक़ाकार इस्तेमाल होना है कि जीन मैपिंग के अंदर जो कि बेसिक फीचर वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर सेम ही है। फिर हैं जी तीनों टेक्निक्स। वैसे तो तीनों के अंदर फ़र्क है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, लेकिन कुछ जो है ना स्टेप्स ऐसे हैं जो तीनों के अंदर कॉमन है। तो पहले हम उन 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो
तीनों टेक्निक कंजुगेशन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कॉमन है। उनमें सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास 2 स्ट्रेन होने चाहिए। ये अब तीनों के अंदर कॉमन है, एक डोनर होगा, एक रेसिपिएंट होगा। चाहे वो कोई भी टेक्निक हम यूज़ करें, ये मेथड जो है वो सबके अंदर कॉमन है। जीन मैपिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास 2 स्ट्रेन होने चाहिए, एक डोनर होना चाहिए जिसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप उसके अंदर जो जीन है नॉर्मल होना चाहिए। दूसरे पास हमारा जो दूसरा स्ट्रेन होगा जिसको रेसिपिएंट बोलते हैं वो म्यूटेटेड होना चाहिए, यानी कि ये मैंने क्रॉस से इसको शो किया है कि उसके अंदर वो या तो ये जीन होना नहीं चाहिए, एफ जैसे एफ पॉजिटिव और एफ माइनस जो होते हैं, या तो ये होना नहीं चाहिए, या अगर है तो वो म्यूटेटेड फॉर्म में होना चाहिए, वो वर्किंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर अब एक डोनर एक रेसिपिएंट है, तो दूसरे में डोनर अपना डीएनए ट्रांसफ़र करेगा। डीएनए का कुछ पार्ट, पूरे का पूरा भी ट्रांसफ़र हो सकता है कुछ केस में, कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र करेगा रेसिपिएंट के अंदर। ये भी तीनों के अंदर कॉमन है कि चाहे कॉन्जुगेशन हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों के अंदर डीएनए जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये अलग बात है कि वो डीएनए ट्रांसफ़र होता कैसे है। डीएनए ट्रांसफ़र होता है, अब वो फ़र्क है कि किसी के अंदर वो वायरस के ज़रिए से हो रहा है, किसी के अंदर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है और किसी के अंदर फ्रीली वो मूव कर रहा है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप के अंदर जब डोनर ने, ये डोनर एफ पॉजिटिव फर्ज करें ले लें, जो डोनर होगा वो अपना कुछ पार्ट अगर जब ट्रांसफ़र कर देता है रेसिपिएंट के अंदर, तो डोनर का कुछ पार्ट और रेसिपिएंट का इंटैक्ट पूरे का पूरा जो हो गया उसका क्रोमोसोमल डीएनए, उसके दरमियान रिकम्बिनेशन होती है, उसका पार्ट बनता है। वो कैसे होगी, उसको डबल रिकम्बिनेशन बोलते हैं। वो कैसे कि फ़र्ज़ करो कि ये एफ पॉजिटिव, ये डोनर, एफ माइनस जो है वो रेसिपिएंट है। इसका ये जो प्लाज्मिड है इसको पहले ये स्टेट फॉर्म में ऐसे होगा जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर शो किया कि ये एफ पॉजिटिव है और नीचे वाला ग्रीन कलर वाला ये एफ नेगेटिव है। अब जब ये दोनों ये ओपन होंगे, पहले तो इनका रिंग ओपन होगा, तो इनके दरमियान डबल क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये 2 जगह पे हो रही है। जैसे ये डबल क्रॉसिंग ओवर की, ये पार्ट रेड वाला पार्ट वो ग्रीन का पार्ट बन गया, यहाँ पे ये देख सकते हैं, और उसी की जगह पे एक्सचेंज हुआ और ग्रीन वाला पार्ट जो है वो बाहर निकल गया। अब ये हिस्सा जो होगा वो डिग्रेड कर दिया जाएगा। अब देखें कि रेड वाला पार्ट जो था वो एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव के अंदर ट्रांसफ़र हो गया रिकम्बिनेशन के ज़रिए से। अब तीनों के अंदर ही ऐसा होगा कि डोनर अपना कुछ पार्ट ट्रांसफ़र करेगा और वो ट्रांसफ़र होकर रेसिपिएंट के अंदर जाएगा और उसके डीएनए का पार्ट बन जाएगा डबल रिकम्बिनेशन के ज़रिए से। ये भी तीनों के अंदर कॉमन है। चौथे स्टेप के अंदर ये होगा कि हमने कंफर्म करना है कि क्या जो हम जिस जीन पे हम काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं, जिस जीन की मैपिंग करनी है, क्या वो वाकई ट्रांसफ़र हो चुका है या नहीं हुआ। तो ये चेक करने का तरीका ये है कि हम रेसिपिएंट बैक्टीरिया को सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर जो है ना वो ग्रो करवाएंगे। सिलेक्टिव मीडिया क्या कि वो मीडिया जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स तो होंगे जो कुछ जो है ना वो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होंगे। जैसे ये एक मीडिया है और इसके अंदर ना ल्यूसीन नहीं है, तो हम ल्यूसीन जीन को देखना चाह रहे हैं कि क्या एफ नेगेटिव के अंदर वो ट्रांसफ़र हुआ था या नहीं हुआ। तो हम उस रेसिपिएंट बैक्टीरिया को लेके इस मीडिया पे ग्रो करवाएंगे जिसके अंदर ल्यूसीन नहीं है, और हमें ये भी पता है कि एफ रेसिपिएंट के अंदर पहले से ल्यूसीन नहीं होगा। अगर ये इसके ऊपर ग्रो कर जाता है, अब 2 कंडीशन है, जब हमने इसकी कल्चरिंग की, इसको ग्रो करवाया, तो 2 केस सामने आएंगे, या तो ग्रोथ होगी या नहीं होगी। अगर ग्रोथ हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जीन ट्रांसफ़र हो चुका है, क्योंकि ल्यूसीन का जीन उसके अंदर नेचुरली तो था ही नहीं पहले। अगर वो ल्यूसीन की गैर मौजूदगी में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर कहीं से तो ल्यूसीन जीन आया है ना, वैसे तो उसके अंदर नहीं था। तो वो जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव स्ट्रेन था, जो डोनर था, उसने उसको डोनेट किया है। दूसरी तरफ अगर वो ग्रोथ नहीं शो करता, इसका मतलब है कि जीन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये भी तीनों टेक्निक्स के अंदर ये 4 स्टेप बेसिक वो कॉमन होंगे।
फिर हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन के ज़रिए से मैपिंग कैसे हो सकती है। बेसिकली पहले तो कॉन्जुगेशन का पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन के अंदर जो स्टेन, जिस स्टेन के पास एफ प्लाज्मिड हो, ये जो रेड वाला है इसको हम एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। एफ प्लाज्मिड का काम होता है जिसके अंदर ये होगा वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है, जिसके अंदर ये नहीं होगा वो कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बना सकता। वो आगे अपना जो डीएनए है या अपना जेनेटिक मटेरियल है वो कम से कम फिजिकल कंटेक्ट से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, किसी और तरीके से कर सकता है। तो एफ पॉजिटिव होगा जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है, एफ नेगेटिव होगा जिसके अंदर ये नहीं है एफ प्लाज्मिड। तो कॉन्जुगेशन के अंदर हमेशा जो ट्रांसफ़र होता है वो फिजिकल कंटेक्ट कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, जो कि कौन बनाएगा, एफ पॉजिटिव। और वो अपने डीएनए का एफ प्लाज्मिड का वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो उसको एक स्टैंड को ओपन करके इधर ट्रांसफ़र कर देगा। इसके अंदर एक स्टैंड उसके अंदर चला गया, एक उसके अंदर चला गया। अब ये दोनों स्टैंड अपनी रेप्लिकेशन के ज़रिए से डबल कॉपी बना लेंगे। अब एफ नेगेटिव जो था ये वाला, अब देखें नीचे इसके अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो ये एफ पॉजिटिव हो गया। लेकिन जेनेटिक मैपिंग के अंदर जो साइंटिस्ट ने यूज़ किया वो एफ पॉजिटिव स्टेन की बजाय HFR स्टेन यूज़ किया। तो हम पहले ये देखते हैं कि HFR स्टेन और एफ पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है। जितने भी एक्सपेरिमेंट बाद में स्टडीज़ जो है ना वो की गई, एफ नेगेटिव और HFR को यूज़ किया गया स्टडीज़ के अंदर, जिसके ज़रिए से वो मैपिंग की गई। अब HFR क्या है? अब नॉर्मल तरीका ये है कि एफ पॉजिटिव जो है वो अपना डीएनए एफ प्लाज्मिड देता है, एफ नेगेटिव को वो भी एफ पॉजिटिव हो जाता है। अब हमेशा ये देखें कि एफ प्लाज्मिड अलग ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से एफ प्लाज्मिड गया और इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया और वो यहाँ पे अलग प्लाज्मिड की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर वो अलग प्लाज्मिड की फॉर्म में वहाँ पे रेसिपिएंट के अंदर जाएगा तो अगला स्टेन भी एफ पॉजिटिव बनेगा। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि ये देखें जैसे एफ पॉजिटिव है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड था एफ प्लाज्मिड, और दूसरी तरफ था नेगेटिव जिसके अंदर ये एफ प्लाज्मिड नहीं था। कभी कभार ऐसा होता है कि ये ट्रांसफ़र तो हुआ रेसिपिएंट के अंदर एफ नेगेटिव के अंदर, एफ माइनस के अंदर, लेकिन वो अलग प्लाज्मिड बनने की बजाय, अलग प्लाज्मिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की बजाय उसके क्रोमोसोम का हिस्सा बन गया, उसके क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर वो इंटीग्रेट हो गया। तो इसको हम कहेंगे, ये वाला जो अब स्टेन है इसको हम HFR कहेंगे। इसके अंदर एफ पॉजिटिव वाली खसूसियात होंगी, कौन सी, कि ये भी कॉन्जुगेशन ट्यूब बना सकता है, लेकिन इसको HFR बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट होती है। रिकम्बिनेशन की इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू एफ पॉजिटिव। वो क्यों? वो इसलिए कि अब एफ पॉजिटिव एफ प्लस स्टेन जो है ना वो हमेशा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, एफ पॉजिटिव जो एफ प्लाज्मिड है उसको डोनेट कर सकता है मैक्सिमम। तो जो उसके सामने एफ नेगेटिव स्टेन आएगा उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसके अंदर रिकम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन अगर HFR किसी एफ माइनस स्टेन के साथ मेटिंग करता है तो जब वो ये एफ प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा तो सिर्फ वो ये वाला पार्ट जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो इससे कुछ ज़्यादा पार्ट भी ट्रांसफ़र करता है, यहाँ तक भी कर सकता है, यहाँ तक भी कर सकता है, यहाँ तक भी। तो उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि वो 2 जीन भी ट्रांसफ़र कर सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इवन के पूरे का पूरा ये क्रोमोसोम जो है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब देखें कि जितने जीन्स के ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उतने ही उसके अंदर कम्बिनेशन के जो है ना वो चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए HFR जो है ना इसको प्रेफर किया जाता है मैपिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 100% श्योर होता है कि कुछ ना कुछ पार्ट तो ट्रांसफ़र होगा ही, और साथ जो है ना उसके जीन्स भी ट्रांसफ़र होंगे। इसके अंदर सिर्फ जो है ना एफ पॉजिटिव एफ प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होगा। फिर है जी एक्सपेरिमेंट किया वोलमैन और जैकब ने 1955 के अंदर, जिसको कहा इंटरप्टेड मैटिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए, एक वही जिसकी बात हो रही थी कि HFR जो था वाइल्ड टाइप मीन उसके अंदर सारे के सारे जीन्स नॉर्मल थे,
जैसे थ्योरिन हो गया, ल्यूसीन, एजिडाइड रेजिस्टेंट, और ये जो है ना फेज रेजिस्टेंट जीन के लिए यूज़ होता है, और लैक्टोज के लिए जीन था, गैलेक्टोज के लिए भी उसके अंदर जीन था। वो सारे जीन उसके अंदर नॉर्मल थे सिवाय एक जीन के, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना वो रेजिस्टेंट नहीं था, बल्कि एस से यहाँ पे शो किया कि वो स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव था, कि अगर HFR को स्ट्रेप्टोमाइसिन की मौजूदगी में कल्चर किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, तो HFR जो है ना वो ग्रो नहीं करेगा। ये क्यों यूज़ किया गया इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो दूसरा स्ट्रेन लिया वो था F-, जिसके अंदर काफ़ी सारे जीन वो म्यूटेटेड फॉर्म में थे। ये क्रॉस से मैंने उनको जाहिर किया है कि ये जीन जो है ना वो म्यूटेशन उनके अंदर हो चुकी थी, सिवाय एक स्ट्रेप्टोमाइसिन के। इस जो HFR था वो सेंसिटिव था, इसके अंदर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस थी। मतलब ये कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की मौजूदगी में ग्रो कर सकता था, HFR नहीं कर सकता था। बाकी जो डिफरेंस है वो इन जीन्स का था, उसके अंदर नॉर्मल फॉर्म में थे वाइल्ड टाइप के अंदर, और नेगेटिव या माइनस के अंदर वो क्या थे, म्यूटेटेड फॉर्म में। उसने क्या किया, इन दोनों स्ट्रेन को मिक्स किया, HFR को और F- को। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जाहिर सी बात है जब इन दोनों का मिक्सचर बनेगा तो HFR जो है वो अपना DNA वो ट्रांसफ़र करेगा F- के अंदर। तो उसने स्मूथली उसको ट्रांसफ़र नहीं होने दिया, उसको दरमियान में वो लोग इंटरप्ट करते रहे। इंटरप्ट कैसे कि वो कोई 5 मिनट गुजरे तो वो जिस फ्लास्क के अंदर, जिस ब्लेंडर के अंदर वो ट्रांसफ़र या वो कल्चर मौजूद था उसको ज़ोर से वो शेक कर देते थे। अब शेक जब होगा तो वो अब क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है कॉन्जुगेशन के ज़रिए से, फिज़िकल कांटेक्ट बनता था, जब वो शेक करेंगे तो कॉन्जुगेशन ट्यूब वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। तो जितना ट्रांसफ़र हो गया वो हो जाएगा, आधा पार्ट कोई ट्रांसफ़र हुआ, कोई ज़्यादा हुआ तो वो होगा, बाकी जो है ना वो रुक जाएगा। तो इस तरह से वो इंटरप्ट करते रहे वक्फे से, और फिर उसका रिज़ल्ट वो देखते रहे किस तरीके से उन्होंने किया। मिक्सचर को एजिटेट किया ज़ोर से, और जिससे कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट जाती थी। फिर जितने वक्फे के बाद वो उसको एजिटेट करते, वहाँ से सैंपल लेते और एगर प्लेट पे ग्रो करवाते। उन्होंने काफ़ी सारी कल्चर प्लेट्स बना ली, ठीक है, जिनके सब के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना वो लाजमी था। क्यों? क्योंकि अब वो ये देखना चाह रहे थे कि F- स्ट्रेन जो है वो क्या इस पे ग्रो कर सकता है या नहीं, यानी कि जीन ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये कि ये जो मीडिया था इसके ऊपर अब जो कल्चर था उसके अंदर तो HFR भी था और F- भी था, दोनों स्ट्रेन्स थे। तो इस बैटरी प्लेट के ऊपर HFR तो ग्रो कर जाएगा, क्यों? उसके अंदर तो सारे जीन वाइल्ड टाइप हैं, वो तो नॉर्मल फॉर्म में है, वो तो कर जाता। और अब कैसे पता चलता है कि ये जो ग्रो किया है ये रेसिपिएंट ही किया है, ये HFR नहीं है? ये फ़र्क करने के लिए उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन डाली थी। अब हमने शुरू में देखा कि HFR स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए क्या था, सेंसिटिव। तो सारी प्लेट्स के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो इसका मतलब है इन HFR इन किसी प्लेट के ऊपर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो जीन नहीं है, वो सेंसिटिव है, उसके अंदर रेजिस्टेंस इसके खिलाफ नहीं है। अब फिर उसने एक प्लेट ऐसी ली जिसके अंदर ल्यूसीन जो है वो अमाइनो एसिड नहीं दिया, बाकी सारे उसने इंग्रेडिएंट दिए। दूसरे के अंदर थ्योरिन जो है वो नहीं दिया, बाकी इंग्रेडिएंट दिए। तीसरे के अंदर लैक्टोज दिया, बाकी लैक्टोज नहीं दिया, बाकी इंग्रेडिएंट दिए, गैलेक्टोज दिया। इस तरह से फिर उसने कम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिए कि 2 न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, बाकी सारे दिए डिफरेंट कम्बिनेशन के हिसाब से। फिर एक ऐसा था कि जिसके अंदर 3 न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, और चौथी प्लेट ऐसी थी जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट उसने नहीं दिए, सारे के सारे एब्सेंट थे। तो अब वो वक्फे से लेता, इसके ऊपर भी ग्रो करवाता, इसके ऊपर भी वो देखना चाह रहा था कि मैं अगर इतने 5 मिनट के बाद फ़र्ज़ करें वो सैंपल लेता हूँ, इनमें से ग्रो करवा के देखता हूँ कौन सी प्लेट पे वो रेसिपिएंट जीन बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो कर सकता है, कौन से पे। जिसके ऊपर वो ग्रो कर जाएगा इसका मतलब है वो वाला जीन उसके ऊपर उसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फर्दर देखा कैसे रिजल्ट्स को। उन्होंने ये नोट किया कि जितने ये जीन्स थे
उनको आइडिया नहीं था कि ये जीन्स किस सीक्वेंस से कैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जीन जो है ना वो एक सीक्वेंस से ट्रांसफ़र हुए, यानी कि एकदम से ऐसा नहीं हो कि 8 के 8 जीन या 5 के 5 जीन वो इकट्ठे ट्रांसफ़र हो गए, बल्कि एक सीक्वेंस से ट्रांसफ़र हुए। कैसे? उन्होंने 8 मिनट के बाद जो सैंपल लिया था उसको जब ग्रो करवाया तो वो उस बैटरी प्लेट पे ग्रो किए जिसके अंदर थ्योरीन और ल्यूसीन नहीं थे। वो नहीं थे, इसका मतलब है उसके ऊपर वो ग्रो फिर भी कर रही है, इसका मतलब है ये वाले जीन उसके ऊपर उसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुके थे। फिर जो 10 मिनट के बाद जो सैंपल लिया था, 10 मिनट के बाद जो देखा तो वो वाला सैंपल थ्योरीन ल्यूसीन वाले पे भी ग्रो कर गया और साथ एज ए डाइट जो है वो एंटीबायोटिक उस पर भी ग्रो कर गया। इसका मतलब है कि 10 मिनट के बाद ये वाला जीन भी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुका था। 15 मिनट के बाद देखा तो ये जीन भी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुका था। 20 मिनट के बाद लैक्टोज और ग्लैक्टोज वाला भी। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि 8 मिनट के बाद कौन सा जीन ट्रांसफ़र हुआ, इसका मतलब है कि ये जीन एक सिरे के ऊपर पहले मौजूद था। 10 मिनट के बाद अगला जीन जो ट्रांसफ़र हो, इसका मतलब है कि इस जीन के बाद ये जीन आता है। अगर ऑर्डर जो है वो तरतीब देंगे एक अरेंजमेंट के अंदर तो उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये। तो इस तरह से उन्होंने तरतीब बनाई। फिर उस सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इंटरप्रेट कैसे किया, उसकी वजाहत ऐसे की कि जब HFR और F- को इकट्ठे रखा जाता है तो हमेशा ट्रांसफ़र वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे HFR का जो ये फ़र्ज़ करें क्रोमोसोम है ना पूरा, तो ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट जो है ना वो F- के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बल्कि वो वाला पार्ट वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे F प्लाज्मिड था, जहाँ पे आके अटैच हुआ था HFR के साथ। वो वाला हिस्सा पहले ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद उसके साथ जितने भी जीन्स हैं F प्लाज्मिड के साथ, यहाँ पे भी कोई जीन्स हो सकता है, यहाँ पे भी साथ साथ उसके यहाँ पे जितने जीन्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभार के पूरे का पूरा वो जो है ना क्रोमोसोम HFR वाला वो ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली बहुत ही कम होता है। अब उन्होंने साथ ये किया कि ये अगर देखें ये HFR स्ट्रेन था, हमेशा जो ट्रांसफ़र होगा ये F- के अंदर उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस हिस्से से। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला रेड वाला पार्ट जो है वो क्रोमोसोम वाला पहले ट्रांसफ़र हो जाए। ये वाला पहले ट्रांसफ़र होगा, ये देखें कि ये ब्लू पार्ट पहले ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद बाकी वाले जो F प्लाज्मिड था ये इसके साथ जो जीन्स थे यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी। तो अब जितने मिनट के बाद वो शेक करेंगे, ब्लेंडर को एजिटेट करेंगे, उतने वो कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाएगी। कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक होगी, फ़र्ज़ करो इतना वो हिस्सा वो ट्रांसफ़र हो गया, कुछ देर के बाद इतना हिस्सा ट्रांसफ़र हुआ था, 20 मिनट के बाद यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो सारे का सारा क्रोमोसोम जो है ना वो बहुत कम ही ट्रांसफ़र होता है। अब ये वही जो है ना पहले जो डिस्कस कर चुके हैं कि पहले 8 मिनट के बाद कौन से जीन ट्रांसफ़र हुए थे, कितना हिस्सा। फिर ये उन्होंने दूसरी बात ये कि वो उन्होंने ये टाइम नोट किया कि 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15, 20 कौन से जीन्स ट्रांसफ़र हुए। उसने टाइम को यूज़ किया डिस्टेंस मेजर करने के लिए। कोई उन्होंने दो यूनिट जो यूज़ किया वो मिनट्स के अंदर कैसे यूज़ किया। उन्होंने कहा कि 1 मिनट के अंदर जितना जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर जितनी लेंथ ऑफ DNA वो ट्रांसफ़र होगी, उसके लिए यूनिट 1 मिनट रख दिया गया। और वो तकरीबन था 40 KB जो है साइज़ का DNA वो 1 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और 100 मिनट के अंदर पूरे का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाता है HFR से F- की तरफ। अब लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, उससे पहले ही वो कॉन्जुगेशन जो है ना वो रुक जाती है। अब फिर अगर प्रैक्टिकली पूरे का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफ़र नहीं होता तो हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम की मैपिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अगर पूरे
अब देखें पूरे का पूरा वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो वो कैसे हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम की मैपिंग कर सकते हैं। वो इस तरह कि किसी HFR के अंदर जो F प्लाज्मिड है वो यहाँ पे मौजूद होता है, किसी के अंदर यहाँ पे मौजूद होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि HFR जो है सबके अंदर F प्लाज्मिड सेम ही पोजीशन पे हो, किसी के अंदर किसी पोजीशन पे होगा, किसी के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स के अंदर उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। अब जब डिफरेंट स्ट्रेन्स F प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे तो साथ ही वो अपने साथ वाला हिस्सा वो भी ट्रांसफ़र करेंगे। जिसके अंदर यहाँ पे है वो ये हिस्सा साथ ट्रांसफ़र करेगा उसके इर्द गिर्द वाला, जिसके अंदर यहाँ पे F प्लाज्मिड है तो वो साथ ये वाला। तो डिफरेंट स्ट्रेन डिफरेंट पोर्शन वो जो ट्रांसफ़र करेंगे उन सब का अलग अलग मैप जो है ना वो ड्रा किया जाएगा। फिर उन सबको एक तरतीब के साथ ऊपर नीचे करके ओवरलैपिंग फॉर्म में, जैसे हम वो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, तो ओवरलैपिंग के ज़रिए से हम उनकी पोजीशन जो है वो देख के तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की मैपिंग है वो हम कर सकते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन मेजर करने के लिए कॉन्जुगेशन जो है वो बहुत एक अच्छा तरीका था, बहुत ही अच्छा एक ब्रेक थ्रू था कि पहले यहाँ तक बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि बैक्टीरिया के अंदर मैपिंग कैसे की जाए, लेकिन इसने एक आइडिया दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है कि वो जीन्स की आपस में रिलेटिव पोजीशन तो बता सकता है। जैसे हमने देखा कि एक जीन ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ दूसरा कौन सा हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चल जाए कि ये जीन इसके साथ है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि 2 मिनट से ज़्यादा जो जीन्स दूर होंगे, 2 मिनट दूर से मुराद क्या होगा, 1 मिनट का मतलब हमने लिया था 40 kb, 2 मिनट दूर जो जीन्स होंगे मतलब एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है। अगर इन दोनों के दरमियान 2 मिनट का फासला है, यहाँ पे 2 मिनट के फासले से मुराद ये है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 80 kb का है, तो वो इसको सेपरेट नहीं कर सकता। तो लेकिन अब 80 kb जो है वो बहुत अच्छा खासा साइज़ है। 80 kb के अंदर जो काफ़ी सारे जीन जो है ना वो आ सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीन्स 80 kb से ज़्यादा फासले पे हैं उनको तो वाज़े तौर पे कॉन्जुगेशन बता सकती है, उनकी सीक्वेंस तो उनकी मैप तो दे सकती है, लेकिन उसके जो सेंटर में है 2 मिनट से कम है तो वो जो है उसका मैपिंग वो नहीं की जा सकती। फिर ये देखें एग्जांपल दिया कि 2 से 4 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो बताएगा 8 से 10। ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3 मिनट के दरमियान 8 से 9 के दरमियान हो, ऐसा नहीं होगा 8 से 10, 10 से 12। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो जो सैंपल वो उन्होंने कलेक्ट किए थे 8 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 9 मिनट के बाद वो सैंपल नहीं ले सकते। कर तो सकते थे ना, वो एक सैंपल वो 8 मिनट के बाद अगर उन्होंने लिया था तो दूसरा सैंपल 9 मिनट के बाद चेक करके देख लेते कि कितना ट्रांसफ़र हुआ है। फिर 10 मिनट के बाद थोड़ा टाइम के वक्फे से अगर करते हैं। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो ट्रांसफ़र था 8 मिनट के बाद जो ट्रांसफ़र हुआ, जो 10 के बाद हुआ, इसके अंदर फ़र्क था। लेकिन जो 9 मिनट के बाद उन्होंने सैंपल लिया था या 3 मिनट के बाद जो सैंपल लिया था, तो इन दोनों के दरमियान 8 और 9 के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था, वो सेम ही जीन्स थे। या फिर 9 के बाद जो सैंपल लिया उसके ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल 10 के साथ है। इन दोनों के अंदर 8 और 9 या 9 या 10 के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था। तीसरा है कि हमें पता है कि कॉन्जुगेशन सिर्फ उन बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है जो जिनके अंदर F प्लाज्मिड है, और सब के सब बैक्टीरिया के अंदर F प्लाज्मिड मौजूद नहीं होता, तो उनके लिए मैपिंग जो है ना वो कॉन्जुगेशन के ज़रिए से नहीं की जा सकती। इसलिए दूसरे मेथड की ज़रूरत थी, इसलिए बाद में ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उन पे काम किया गया। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।